रहीम स्टार्ट करते हैं विटामिन B12 यानी कोबालामीन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो 6 इंपॉर्टेंट 3 विटामिन है उनमें से एक ये विटामिन B12 भी है। इसका सवाल एग्जाम में किस तरह से आता है, ज्यादातर 80% होते हैं केसेस में ऐसा होता है कि कोई ना कोई सिनेरियो दिया होता है, यानी पेशेंट के मुख्तलिफ सिम्टम वगैरह बताए होते हैं और हमने बताना होता है कि इसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है और फिर उसके बारे में एक दो सवाल होते हैं कि उस विटामिन के सोर्सेज क्या हैं या उस विटामिन के फंक्शंस क्या हैं, ब्ला ब्ला। ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन B12। सबसे पहले देखते हैं इसकी एक्टिव फॉर्म्स। दो एक्टिव फॉर्म्स हैं, मिथाइल कोबालामीन और 5-डीऑक्सी एडेनोसाइल कोबालामीन। ठीक है, मिथाइल कोबालामीन और 5-डीऑक्सी एडेनोसाइल कोबालामीन। उसके बाद हम इसका ब्रीफ सा स्ट्रक्चर करते हैं, उसमें एक्टिव फॉर्म भी समझ आ जाएंगी। तो इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारे पास होता है एक कोरिन रिंग। क्या होता है जी? कोरिन रिंग। जिस तरह से वो होता है ना पोरफायरिन रिंग वगैरह होते हैं, उसी तरह का होता है कोरिन रिंग। इसके अंदर भी 4 पायरोली होते हैं और जो सेंट्रल एटम होता है इसके कोरिन रिंग का वो होता है कोबाल्ट। ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ग्राफ डायग्राम मैंने बनाई जिसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर में कोबाल्ट एटम है और उसके इर्द गिर्द रेड कलर का कोरिन रिंग है। कोरिन रिंग में आप देख सकते हैं 4 पायरोल वगैरह। ठीक है। अच्छा, ये जो कोबाल्ट एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, यानी इसे 6 बॉन्ड बनाने हैं। 4 बॉन्ड तो ये बना रहा है ये पायरोल्स के नाइट्रोजन के साथ। ठीक। 5वां बॉन्ड ये बनाता है डाइमेथाइल बेंजीमिडाजोल के साथ, जो मैंने DMB लिखा है ना, डाइमेथाइल बेंजीमिडाजोल। ये तो हो गए इसके 5 बॉन्ड। अब जो छठा बॉन्ड ये बनाता है ना, जो सिंथेटिक कोबालामीन होते हैं जो हम आमतौर पर सिंथेसाइज करते हैं, उसमें यहाँ पे लगा होता है साइनाइड, तो हम इसका नाम रखते हैं साइनोकोबालामीन। ठीक हो गया। इधर अगर लगा हुआ होगा मिथाइल तो इसका क्या नाम होगा? मिथाइल कोबालामीन, जो कि हमारी एक्टिव फॉर्म है। इसी तरह अगर यहाँ पे लगा होगा 5-डीऑक्सी एडेनोसिन तो इसका नाम होगा 5-डीऑक्सी एडेनोसाइल कोबालामीन। समझ में आ गई बात? यहाँ पे जो लगा होगा उसके हिसाब से इसका नाम होगा। इसी तरह नाइट्राइड कोबालामीन भी होता है, हाइड्रोक्सी कोबालामीन भी होता है। जो भी चीज यहाँ पे लगी होगी उसके बेस पे नाम होगा। तो 2 खास तौर पर याद रखने आपने जो हमारे पास एक्टिव फॉर्म्स हैं, एक मिथाइल कोबालामीन और दूसरा 5-डीऑक्सी एडेनोसाइल कोबालामीन। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको लिपिड कॉल के डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, दरमियान में कोबाल्ट है, ये 4 पायरोल येलो कलर के शो किए हुए हैं। ये नीचे जो स्ट्रक्चर है ये है डाइमेथाइल बेंजीमिडाजोल और ऊपर उन्होंने साइनाइड लगाया हुआ है, तो ये बना हुआ है साइनोकोबालामीन। समझ में आ गई बात? और इधर जो भी लगेगा उस हिसाब से इसका नाम बन जाएगा। अगर यहाँ पे मिथाइल लगेगा तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कोबालामीन। अगर यहाँ पे वो 5-डीऑक्सी एडेनोसाइल कोबालामीन लगेगा तो इसका नाम, ये उन्होंने शो किया हुआ है कि जो भी चीज लगेगी उसके हिसाब से इसका नाम होगा। तो यहाँ तक तो आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया। ठीक। अब आगे ये 4 चीजें रह गई हमारे पास, एब्जॉर्प्शन, फंक्शन, डेफिशिएंसी, सोर्सेज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन से कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन हमारे पास किस तरह से होती है बॉडी में, गट के अंदर। 3 जगह मैं डिस्कस करूंगा, एक स्टमक, एक इलियम और एक ब्लड। ठीक। सबसे पहले हमने फूड इंजेस्ट किया, फूड के अंदर विटामिन B12 वगैरह मिली हुई है। जब ये फूड स्टमक के अंदर आएगा तो स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से इस फूड में से विटामिन B12 निकल के अलग हो जाएगी। ये फूड अलग हो गया और विटामिन B12 जो है वो फूड से अलग हो गई। ठीक। यहां पे एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसका नाम होता है R प्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन वैसे प्रोड्यूस सलेवरी ग्लैंड वगैरह में हुई होती है, लेकिन जाहिर बात है यहाँ पे आके विटामिन B12 आजाद हुआ है तो यहाँ पे विटामिन B12 इस R प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक हो गई बात? स्टमक में विटामिन B12 किसके साथ अटैच हुआ? R प्रोटीन। फिर ये आगे आ जाएगा, स्टमक से निकल आएगा, जब ये ड्यूडेनम में आएगा तो विटामिन B12 दोबारा अलग हो जाएगा, R प्रोटीन को मिस कराएगा। आगे आके विटामिन B12 अटैच हो जाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक फैक्टर जरूर ज़हन में होना चाहिए क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन करवानी है ना वो इंट्रिंसिक फैक्टर ने करवानी है। जो एब्जॉर्प्शन वाला टाइम है वो इंट्रिंसिक फैक्टर। अब विटामिन B12 किसके साथ अटैच हो गया? इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। तो हम कह सकते हैं एक वो बन जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 या इंट्रिंसिक फैक्टर कोबालामीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि ये अटैच हो गए। इंट्रिंसिक फैक्टर कोबालामीन कॉम्प्लेक्स जो है, यानी इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का हाथ पकड़ के उसको इलियम के सेल के अंदर ले जाएगा, जो म्यूकोजल सेल्स हैं उनके अंदर ले जाएगा, एब्जॉर्प्शन इसकी हो जाएगी। ये मिसाल के तौर पे मैं शो करता हूँ, ये एक म्यूकोजल सेल है, इस म्यूकोजल सेल के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर मोहतरम और ये विटामिन B12 ये दोनों पहुंच गए। अंदर पहुंच के दोबारा विटामिन B12 अलग हो जाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर अलग हो जाएगा। यहां से विटामिन B12 एंटर हो गया ब्लड में, या यहाँ पे आ गया ब्लड में। अब ब्लड के अंदर विटामिन B12 को ट्रेवल करवाने के लिए यहां पे जो प्रोटीन है उसका नाम है ट्रांसकोबुलिन। ट्रांसकोबुलिन। तो 3 नाम आपने याद रखने हैं। नंबर 1 R प्रोटीन स्टमक के अंदर, नंबर 2 इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि असल में एब्जॉर्प्शन करवा रहा है,
और नंबर 3 ट्रांसकोबुलिन जो कि ब्लड के अंदर ट्रांसफर वगैरह करवा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक फैक्टर को याद रखना है, ये जरूर याद रख लेना। इंट्रिंसिक फैक्टर सबसे आसान नाम भी इसी का है। अब मैं आपको एक लिपिन कॉल का डायग्राम दिखाया तो मजीद आसानी के लिए ये देखिएगा, उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये स्टमक के अंदर आ गया विटामिन B12, यहाँ पे ये आर प्रोटीन है पिंक कलर की, ये आर प्रोटीन के साथ अटैच हो गया, ठीक अटैच हुआ, फिर यहाँ पे आर प्रोटीन से उतर गया, ये येलो कलर का इंट्रिंसिक फैक्टर शो किया हुआ उन्होंने आपको, ठीक है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर ना स्टमक में प्रोड्यूस होने की बात कर रहा हूँ मैं। जिस तरह आर प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ था सैलिवरी ग्लैंड में, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है, स्टमक में। बहरहाल ये प्रोड्यूस का ना भी पता हो तो खैर गोली मारो, बस ये ध्यान में रखें। आर प्रोटीन से अटैच हो गया स्टमक में, फिर यहाँ पे किससे अटैच हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर से। फिर ये इंट्रिंसिक फैक्टर B12 को पकड़ के ले गया, इलियम में ले गया और इलियम के म्यूकोजल सेल्स में एंटर करवा दिया इंट्रिंसिक फैक्टर ने विटामिन B12 को। यहां से आगे इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को छोड़ देता है, फिर आगे विटामिन B12 ब्लड में चला गया और ब्लड में किसके साथ जाके लग गया, ट्रांसकोबुलिन के साथ, ठीक हो गया। तो ये 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है, उससे बहुत आसानी से सारी बात आपकी होती चली जाएगी। तो ये हमने एब्जॉर्प्शन भी कर ली। अब हम आगे आते हैं विटामिन B12 के फंक्शन और डेफिशिएंसी की तरफ। 2 फंक्शंस हैं और वो 2 फंक्शन नहीं होंगे तो 2 डेफिशिएंसीज के मतलब रिजल्ट्स निकल सकते हैं, सिम्टम्स वगैरह निकलते हैं। तो 2 तरह के फंक्शन, तो 2 तरह के डेफिशिएंसीज को डिस्कस करते हैं। विटामिन B12 को फंक्शन में जितना है कि ये 2 तरह के रिएक्शन में हेल्प कर रहा होता है, एक होमोसिस्टीन की कन्वर्जन इनटू मेथियोनिन और दूसरा मेथाइल मेलोनाइल को ए कन्वर्जन इनटू सक्सिनाइल को ए, ठीक है। अब ये दूसरा भूल जाए, ये जो पहला वाला ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने थोड़ा डिटेल रिएक्शन शो किया है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की डेफिशिएंसी की वजह से जो आपको एनीमिया वगैरह होता है वो समझ, अगर विटामिन B12 से सवाल आएगा ना तो 90% चांस यही है कि इसी रिएक्शन या इसके रिलेटेड कोई ना कोई चीज का सवाल देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले मैंने आपको टेट्राहाइड्रोफोलेट की थोड़ी सी फॉर्म्स बता देता हूं ताकि उससे आसानी हो जाए। वैसे तो ये जब हम फोलिक एसिड पढ़ेंगे या विटामिन B9 पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी उसकी जरूरत है फोलेट ट्रैप को समझाने के लिए, तो वो मैं बताने लगा आपको। टेट्राहाइड्रोफोलेट की मुख्तलिफ फॉर्म्स है, उनमें से 3 फॉर्म जरा इंपॉर्टेंट है। एक ये है जिसका नाम है N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। इसी तरह एक और होती है, उसका नाम है N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। फिर इसी तरह एक और है N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। अब ये 3-4 फॉर्म्स हैं इसकी। टेट्राहाइड्रोफोलेट से ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, तीनों फॉर्म बनती हैं, ठीक हो गया। लेकिन मसला ये है, इसकी एक फॉर्म है ना ये वाली N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, इससे ये नहीं बन सकता डायरेक्टली, इससे वापस टेट्राहाइड्रोफोलेट बनेगा, फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट से ये बनेगा। समझ में आ गई बात? यानी N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होगा टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और टेट्राहाइड्रोफोलेट फिर ये भी बना सकता है, ये भी बना सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होपफुली, ठीक है। अब ये जो इसकी तीनों फॉर्म्स हैं, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, टेट्राहाइड्रोफोलेट की तीनों फॉर्म्स डीएनए के सिंथेसिस में रोल प्ले करती हैं। इनमें से कोई फॉर्म प्योरीन बनाने में रोल प्ले कर रही है, कोई पेरिमिडीन बनाने में रोल प्ले कर रही है। बहरहाल ये तीनों जो है ये मुख्तलिफ तरीके से डीएनए के सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करती हैं। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एक चीज देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, N5 मिथाइल का कन्वर्ट होना इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट, और फिर ही जाहिर बात है ये बाकी 2 फॉर्म बन सकेंगी। अब होता बेसिकली क्या है, ये रिएक्शन की तरफ आते हैं। अब ये वाली बात समझ में आ गई, ये आपकी एक बेस बन गई है। अब मैं रिएक्शन को डिस्कस करने लगा हूं फ्रॉम बेस। होमोसिस्टीन कन्वर्ट होता है इनटू मेथियोनिन। एंजाइम कौन सा यूज होता है इसमें, मेथियोनिन सिंथेज। यहां तक बात समझ में आ गई। अब होमोसिस्टीन जब मेथियोनिन में कन्वर्ट होता है तो साथ ही साथ इसी रिएक्शन में N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में। समझ में आ रही है बात? इसके लिए जब ये रिएक्शन होता है तो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और टेट्राहाइड्रोफोलेट से आगे फिर N10 वाली फॉर्म और दूसरी वाली फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट की बन सकती हैं, ठीक हो गया। और ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन में रोल प्ले कर रही होती है विटामिन B12। कौन रोल प्ले कर रहा है, विटामिन B12। और विटामिन B12 की भी कौन सी एक्टिव फॉर्म, मिथाइल कोबालामीन। विटामिन B12 की एक्टिव फॉर्म मिथाइल कोबालामीन N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की कन्वर्जन करवाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में। यहां तो बात समझ में आ गई। आई होप सो इतना मुश्किल नहीं था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की जो कन्वर्जन है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, इसको हेल्प कर रहा होता है मिथाइल कोबालामीन, ठीक। अब अगर मिथाइल कोबालामीन की डेफिशिएंसी होगी
विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी या विटामिन B12 की फॉर्म मिथाइल कोबालामिन की डेफिशिएंसी होगी तो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। जब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा तो बेचारे इसकी बाकी दो फॉर्म्स बेचारी नहीं बन सकेंगी। सारा फॉलिक एसिड इसी फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाएगा। कितना बड़ा मसला बन गया। मैंने आपको बताया था ये वाली फॉर्म पहले टेट्राहाइड्रोफोलेट में जाएगी फिर किसी और फॉर्म में जाएगी, ये डायरेक्टली दूसरी में नहीं जा सकती। तो टेट्राहाइड्रोफोलेट में ही नहीं जा पाई क्योंकि विटामिन की डिफिशिएंसी है, तो अब सारा फोलेट जो है वो इसी फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं फोलेट ट्रैप। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, दोबारा रिपीट करूंगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं? फोलेट ट्रैप। फोलेट ट्रैप का क्या मतलब है कि सारा फोलेट N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ही की फॉर्म में जमा होता जा रहा है, बाकी दो फॉर्म बन नहीं पा रही। समझ में आ गई बात की? अब जब बाकी दो फॉर्म्स नहीं बन पाएंगी तो डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। डीएनए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये तीनों फॉर्म डीएनए सिंथेसिस में यूज होती हैं। जब बाकी दो फॉर्म नहीं बन पा रही, सारा फॉलेट इसी फॉर्म में जमा हो गया है, तो डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और जब डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से आरबीसी डिवाइड सही से नहीं कर सकेंगे। जब आरबीसी डिवाइड सही से नहीं कर सकेंगे तो हो जाएगा एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया। और एनीमिया में भी खास तौर पे जो नाम याद रखना है आपने, पर्नीशियस एनीमिया या मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया का मतलब है बड़े बड़े आरबीसी बन रहे होंगे, आपका बोन मैरो में भी मसला आ जाएगा। बारह गोली मारो। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करने लगा। जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो एन मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जब वो टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो टेट्राहाइड्रोफोलेट की बाकी दो फॉर्म्स, ये वाली फॉर्म्स नहीं बन पाती। जब ये वाली फॉर्म्स नहीं बन पाती तो उसकी वजह से डीएनए सिंथेसिस खराब होता है, और डीएनए सिंथेसिस खराब होता है तो आरबीसी प्रोडक्शन खराब होती है। आरबीसी प्रोडक्शन खराब होती है तो हम कहते हैं एनीमिया होता है। ठीक होगी बात? तो बेसिकली ये जो मेन रिएक्शन था ना होमोसिस्टीन की कन्वर्जन मेथियोनिन में, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये उसकी साइड पे होने वाली चीजें हैं। ठीक, अगर मेरी डायग्राम थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, मैं आपको लिपिन कॉर्ड से भी डायग्राम दिखाने लगा हूँ। ये देखिएगा, ये डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं कि आई होप सो फोकस हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं होमोसिस्टीन कन्वर्टर इनटू मेथियोनिन, एंजाइम का नाम मेथियोनिन सिंथेटेज, और साथ क्या हो रहा है N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट, और इस रिएक्शन में, इस कन्वर्जन में हेल्प कर रहा है मिथाइल कोबालामीन। देख रहे हैं आप, मिथाइल कोबालामीन। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैंने कहा था ना टेट्राहाइड्रोफोलेट से हमारे पास फर्दर 3 फॉर्म्स बनती हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखो, टेट्राहाइड्रोफोलेट से ये N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, लेकिन ये सारा कुछ हमने फॉलिक एसिड पर डिस्कस करना है। वो थोड़ा सा फॉलिक एसिड के बारे में था, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया अभी फिलहाल। अच्छा, ये फॉलेट ट्रैप बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अगर आपसे पूछा फॉलेट ट्रैप में क्या होता है तो आप कहेंगे जो फॉलिक एसिड है वो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में जमा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से ये बाकी सारा और फिर डीएनए नहीं बन पाता, आरबीसी नहीं बन पाते और एनीमिया होता है। इसी तरह से वो पूछेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। उसमें आप क्या कहेंगे? जी B12 कम होगा तो ये कन्वर्जन नहीं हो सकेगी, कन्वर्जन नहीं हो सकेगी तो फॉलेट ट्रैप होगा, फॉलेट ट्रैप नहीं होगा तो वही वाली आगे कहानी। तो ये जो आगे वाली कहानी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इंशाल्लाह आपको जब वो सिनेरियोस दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अक्सर यही सवाल पूछा होता है, किसी ना किसी तरह घुमा फिरा के इसी से सवाल पूछा होता है। ठीक, तो एक फंक्शन और एक डेफिशिएंसी मैंने आपको समझा दी। फंक्शन विटामिन B12 का है, इसको इसमें कन्वर्ट करवाना, मिथाइल कोबालामीन का ये फंक्शन है। और जो डेफिशिएंसी है वो ये होती है कि एनीमिया हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया कह सकते हैं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया कह सकते हैं, ये इसकी डेफिशिएंसी है। फॉलेट ट्रैप वो एक ही चीज़ है। समझ में आ गई बात? तो ये था पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन डिस्कस करते हैं अब। हाँ, पहला फंक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा फंक्शन है मिथाइल मेलोनाइल को ए कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनाइल को ए। पहली बात है कि मिथाइल मेलोनाइल को ए कहाँ से आता है? जब कुछ अनब्रांच फैटी एसिड्स, कुछ अमाइनो एसिड्स जब ब्रेक करते हैं तो हमारे पास फॉर्म होता है मिथाइल मेलोनाइल को ए। बल्कि मैं सारा पहले एरेज करता हूँ। आपने देखा फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स के ब्रेक करने की सूरत में बनता है आपके पास मिथाइल मेलोनाइल को ए। ये मिथाइल मेलोनाइल को ए कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनाइल को ए विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज मिथाइल मेलोनाइल को ए म्यूटेज। इस मिथाइल मेलोनाइल को ए म्यूटेज के लिए जो को एंजाइम है वो होता है हमारे पास विटामिन B12। और विटामिन B12 की कौन सी फॉर्म? ये वाली, दूसरी वाली। पहली वाली फॉर्म यूज हुई थी होमोसिस्टीन की मेथियोनिन में कन्वर्जन करवाने के लिए, या आप कह सकते हैं N5 मिथाइल
टेट्राहाइड्रोफोलेट की कन्वर्जन इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट, पूरी जो मैंने अभी इतनी डिस्कशन की है, पहली वाली फॉर्म उसमें यूज हो रही थी, और जो दूसरी फॉर्म है 5-डीऑक्सीएडेनोसिलकोबालामीन, ये वाली फॉर्म ये यूज होती है यहाँ पे आपके पास एज अ कोएंजाइम। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, 5-डीऑक्सीएडेनोसिलकोबालामीन की डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा, ये मिथाइल मेलोनल को ए सक्सेनल को में नहीं कन्वर्ट हो सकेगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट मिथाइल मेलोनल को ए हमारी बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो मिथाइल मेलोनल को ए ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, यूरिन में ज़्यादा हो जाएगा। तो विटामिन बी 12 डिफिशिएंसी का एक टेस्ट भी यही होता है कि हम देखते हैं अगर ब्लड यूरिन में मिथाइल मेलोनल को ए ज़्यादा हुआ है तो हम समझ जाते हैं विटामिन B12 की डिफिशिएंसी है। ठीक। अच्छा, जब मिथाइल मेलोनल को ए, ये तो आपने समझ ली बात कि हमने डायग्नोस्टिक में भी इसकी क्या वैल्यू है, समझ में आ गई बात। अब डिफिशिएंसी, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, अगर यहाँ पर डिफिशिएंसी हो गई तो मिथाइल मेलोनल को एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, ये न्यूरोनल सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, न्यूरोनल सेल्स की डिजनरेशन होना शुरू हो जाएगी, खास तौर पे उनकी जो माइलिन शीट है वो नहीं बन सकेगी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे, मेमोरी लॉस वगैरह आ सकता है। उसके अलावा नमनेस ऑफ द फिंगर्स, पैरास्थीसिस को कहते हैं ना, नमनेस ऑफ द फिंगर्स वगैरह हो सकती है, ये वो लटरम बटरम काफ़ी सारी चीज़ें जो उसकी वजह से फिर फर्दर आगे आती हैं, मतलब कंफ्यूजन हो सकती है, लॉस ऑफ मेमोरी, इवन साइकोसिस, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दिमाग के मसले होते हैं मिथाइल मेलोनल को ए के बढ़ जाने की वजह से। तो दो प्रॉब्लम्स थे, दो फंक्शंस थे, दो डेफिशिएंसीज थी। पहला फंक्शन होमोसिस्टीन कन्वर्जन इनटू मेथियोनिन या N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की कन्वर्जन इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये अगर नहीं होगा, मिथाइल कोबालामीन नहीं होगा, ये कन्वर्जन नहीं हो सकेगी, तो आपके पास एनीमिया हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे मिथाइल मेलोनल को ए की कन्वर्जन करवाना इनटू सक्सेनल को ए, अगर यहाँ पे ये 5-डीऑक्सीएडेनोसिलकोबालामीन नहीं होगा तो मिथाइल मेलोनल को ए एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ब्रेन में घुस जाएगा, ब्रेन में डिसऑर्डर्स पैदा करेगा, मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, नमनेस, लटरम पटरम। तो हमने दोनों फंक्शंस, दोनों डेफिशिएंसीज पढ़ ली। लेकिन आई रिपीट, कुछ भी ना आता हो, आपको एब्जॉर्प्शन भी ना आती हो, इवन एक्टिव फॉर्म के नाम भी ना आते हो ना, तब भी ये जरूर आना चाहिए फोलेट ट्रैप क्या होता है, वो जब N5 मिथाइल N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्जन, ये जरूर आना चाहिए। फंक्शन 1 मैंने बताया था, उसकी डिफिशिएंसी फोलेट ट्रैप, ये जरूर आना चाहिए। ठीक। एट द एंड सोर्सेज को देख लेते हैं, थोड़े से सोर्सेज हम 1 2 3 4 बस डिस्कस कर लेते हैं कि विटामिन B12 किन चीज़ों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है विटामिन B12 के बारे में, कोई प्लांट्स ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते विटामिन B12, कोई एनिमल्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते विटामिन B12, ये वो वाहिद विटामिन है जो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक। तो इसलिए अगर हमने खाने हो, अब जाहिर बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं खाएंगे ना, तो हम एनिमल्स खा लेते हैं, एनिमल्स का लिवर, एनिमल्स का किडनी, या वैसे फिश खा लें, या मुख्तलिफ एनिमल्स, उन एनिमल्स के अंदर ये गया हुआ होता है, जिस तरह हमारे लिवर में भी आया हुआ होगा, स्टोर हुआ हुआ होगा मुख्तलिफ जगहों से, तो इन एनिमल्स के अंदर उनकी मुख्तलिफ जगहों से, तो क्या क्या हो गया जी, रेड मीट, लिवर, किडनी, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स। ठीक हो गया। तो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी उन लोगों के अंदर भी होती है जो लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियंस होती हैं, ठीक है, सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं और पल्सेस खाते हैं, और ये कोई भी गोश्त कोई भी ऐसी चीज नहीं खाते, तो उनके अंदर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन अच्छा, एंड में 2 4 बातें मैं आपको वैसे फालतू की इंटरेस्टिंग बताने लगा हूँ। विटामिन B12 सबसे रिसेंटली डिस्कवर होने वाला विटामिन है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी डेफिशिएंसी जब भी होगी तो उसकी वजह ज्यादातर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी या एब्जॉर्प्शन में कमी होगी। ठीक है, क्योंकि डाइट में विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी है, बल्कि विटामिन में सबसे थोड़ी जो रिक्वायरमेंट है ना वो विटामिन B12 की है, 1 से 2 माइक्रोग्राम पर डे, बहुत थोड़ी रिक्वायरमेंट है। ठीक। और हमारे लिवर के अंदर इतना B12 स्टोर हुआ हुआ होता है कि अगर हम B12 खाना छोड़ दें तो तकरीबन 4 से 6 साल तक का जो है वो B12 तो वैसे ही स्टोर हुआ हुआ होता है लिवर के अंदर। ठीक, क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी है। तो विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी है, इसकी डिफिशिएंसी के जो इफेक्ट्स हैं वो काफी ईयर्स बाद आना शुरू होते हैं। डिफिशिएंसी यूजुअली किसकी वजह से होती है, इंट्रिंसिक फैक्टर या ओवरऑल एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से। ठीक है जी। अब मैंने जो आपसे कहा था कि एंड में हम इंशाल्लाह सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। अब हम सिनेरियोज देखते हैं जो पास्ट पेपर्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे विटामिन B12 के सिनेरियोज आए हुए हैं। उन सिनेरियोज के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, एक चीज जरूर कॉमन होगी, और वो या मैक्रोसाइटिक एनीमिया का जिक्र किया होगा, या मतलब पर्नीशियस एनीमिया, या लार्ज आरबीसी, मुझे पहला फंक्शन था उसकी डेफिशिएंसी का जिक्र जरूर किया हुआ होगा। और दूसरा, एब्जॉर्प्शन को कम शो करने के लिए गैस्ट्रोक्टमी, या इसका भी जिक्र किया होता है कि किसी ने अपना स्टमक कटवा दिया, या मुख्तलिफ कॉजेज है ना, एब्जॉर्प्शन कम होने की मुख्तलिफ वजूहात है, या तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, या किसी ने स्टमक आधा कटवाया था, या कोई ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है कि उसने इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को तबाह कर दिया है, या ये भी होता है कि इंसान विटामिन B12 बहुत थोड़ा खा रहा है, खा ही नहीं रहा। तो खैर वो मुख्तलिफ कॉजेज उसकी डेफिशिएंसी के होने के। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्लिनिकल्स, कुछ सिनेरियोज।
5 रुपए का सिनेरियो इसमें बताया हुआ है, औरत है, बूढ़ी है, उसको काफ़ी सालों से दर्द है, लिथार्जी, पेन, ये वो सारा कुछ है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा विटामिन बी 12? ये देखें, एनीमिया का ऊपर जिक्र कर दिया, एनीमिक है, डायग्नोसिस पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मैक्रोसिस्टोसिस, RBC बड़े बन रहे हैं, यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो आपको पता चल गया विटामिन B12, मैक्रोसिस्टोसिस का जिक्र आ गया। ठीक, फिर इसी तरह से एक और सवाल देखें, इसमें देखें, एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, उसके अंदर मैस्टेक्टोमी भी करवाई हुई है उसने, ये लटरम पटरम सारा कुछ, वीकनेस है उसमें भी, ये वो एनीमिक है, यहाँ भी लार्ज मैच्योर आरबीसीज। तो यहाँ से आपको पता चल गया क्या इशू है। जब लार्ज मैच्योर आरबीसीज आ गया तो आपको पता चल गया। ये भी देखिए, यहाँ भी उन्होंने सोर्स वगैरह पूछा हुआ है। ठीक, फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसमें उन्होंने आपके पास वो सिनेरियो नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे भी देखें तो पूछा हुआ क्या है उन्होंने आपसे, कि वही डेफिशिएंसी ऑफ फॉलेट और कोबालामिन से होगा क्या, वही एनीमिया वाली स्टोरी के फॉलेट ट्रैप और ये वो। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बार बार उन्होंने पूछा हुआ होता है। उसके अलावा और मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 भी देखिएगा, ये देखें, इसमें भी पूरी कंडीशन उन्होंने दी हुई है। एक 50 साल का बंदा और उसको मतलब अल्कोहलिक यूज भी बहुत सालों से कर रहा है वो, और मुख्तलिफ तरह के इशूज आ रहे हैं, लेकिन असल चीज जहां से आपको पता चलेगा वो क्या है, लार्ज रेड ब्लड सेल्स। जब इसका जिक्र उसने कर दिया तो बस यहीं से आपने समझ आना कि ये विटामिन B12 की डिफिशिएंसी है। अच्छा, यहाँ भी उन्होंने पूछा हुआ है कि लार्ज एरिथ्रोसाइट्स की वजह क्या है, वही सारी वजह है, फॉलेट ट्रैप और अच्छे आरबीसी बन नहीं पा रहे, और वो सारे डिटेल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसी का जिक्र दोबारा आपने यहाँ पे करना है। इसी तरह से एक और डिस्कस करते हैं जी, ये देखिएगा 37, ये देखें, इसके अंदर एक औरत का जिक्र किया हुआ है, 35 ईयर्स ओल्ड फीमेल का है, उसके अंदर भी मुख्तलिफ इशूज उन्होंने बताए हुए हैं, न्यूरोलॉजिक इशू भी है उसको, ये वो। पता कैसे चला हमें दोबारा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो सब में आप देखते हैं कि बाकी जो सिम्टम्स हैं या बाकी जो कंडीशन वो वेरी करी है, लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का जिक्र जरूर करते हैं, या कहते हैं लार्ज आरबीसी है, या इस तरह की कोई ना कोई बात जरूर कर देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है। फिर ये वाला देखें, इसमें भी ये लो, माइक्रोसिस्टोसिस या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बाकी लंबी चौड़ी कहानी बताई हुई है। उसके ब्लड टेस्ट में उसकी हीमोग्लोबिन इतनी आई है, उसको एनीमिया, उसको दर्द है उसकी। अच्छा, इसमें वैसे गैस्ट्रेक्टोमी का भी जिक्र किया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये बात हमें ज़हन में रखनी है कि ज़्यादातर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया का जिक्र हो जाता है। तो आई होप सो बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। अच्छा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया सिर्फ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता, फॉलेट की डेफिशिएंसी भी होता है, लेकिन यूएचएस में आज तक कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से फॉलेट का बताना हो। हाँ, फॉलेट का एक आधी दफा सिनेरियो आया, उसमें न्यूरोट्यूब डिफेक्ट का जिक्र होता है। ठीक है, इसको बाकी जल्दी जल्दी की वीडियो में रिवाइज करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।